नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजट 2024 में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बजट 2024 में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन अंतरिम बजट 2024 का दिन है। बजट 2000 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। वहीं वित्त मंत्री के रूप में ये उनका छठा और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होने वाला है। लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनने तक अंतरिम बजट देश की वित्तीय जरूरतों का पूरा करेगा। साथ ही आपको बता दें कि नई सरकार बनने के बाद से पूर्ण बजट ही पेश किया जाएगा। बाद में जुलाई तक की ये बात बताई जा रही है। वहीं लाखों भारतीयों की बात करें, लाखों करोड़ों भारतीय करदाताओं और व्यवसायियों की निगाहें सरकार की राजकोषीय नीतियों पर टिकी हुई है, जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक परिदृश्य को आकर देंगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि अभूतपूर्व वैश्विक चुनौतियों और बदलती आर्थिक गतिशीलता वाले वर्ष में आयकर सुधारों को लेकर के उम्मीदें चरम पर पहुंच गई हैं। सरकार द्वारा लिए गए राजकोषीय निर्णय न केवल आर्थिक सुधार बल्कि आम आदमी की वित्तीय भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपको बता दें कि टैक्स स्लैब में संभावित बदलाव से लेकर के कटौती और छूट तक करदाताओं को उन घोषणाओं की उत्सुकता का इंतजार है जो उनकी वित्तीय योजना और निवेश रणनीतियों को प्रभावित कर सकती हैं। बता दें कि सरकार चुनावी वर्ष में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने की दोहरी जिम्मेदारी से जूझ रही है। साथ ही हम आपको बता दें कि प्रस्तावित आयकर उपायों को और इनकी जटिलताओं के साथ साथ व्यक्तिगत करदाताओं और विभिन्न पात्रों पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करते आए हैं और इसको लेकर के आज भी चर्चा करेंगे। तमाम सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की जो पूर्ण घोषणा होगी वो बाद में होगी, चुनाव के बाद। लेकिन अभी अगर बात करें तो अंतरिम बजट आज पेश किया जाएगा, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है बतौर वित्त मंत्री अपने कार्यकाल का जो है वो छठा बजट पेश करेंगी। और अंतरिम बजट की अगर बात करें उनके कार्यकाल में तो पहला अंतरिम बजट उनका ये होने वाला है। बता दें कि अंतरिम बजट 2024 सीतारमण पेश करेंगी, वहीं वित्त मंत्री के रूप में ये 6वां बजट पेश करेंगी। बिल्कुल, और काफी अहम ये बजट माना जा रहा है क्योंकि तमाम सारे जो मेन मुद्दे हैं और साथ ही साथ जनता की कई सारी उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरने की इस बजट की बात की जा रही है। तो अंतरिम बजट 2024 आज पेश होने वाला है, कुछ ही देर में पेश हो जाएगा। 11 बजे तकरीबन ये बजट पेश होगा। लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो सुगबुगाहट लगातार तेज है। लगातार जो है विधायक से लेकर, माफ कीजिएगा, सांसद से लेकर के तमाम जो लोग हैं वो संसद पहुंच रहे हैं। बता दें कि अंतरिम बजट 2024 सीतारमण पेश करेंगी, वहीं वित्त मंत्री के रूप में ये 6वां बजट पेश करेंगी। और किसानों के लिए क्या कुछ उम्मीदें हैं और सभी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि क्या इस बजट में क्या कुछ नया खास होगा। बिल्कुल, और बहुत खास होने की उम्मीद है सोनिया, क्योंकि निर्मला सीतारमण बतौर मुख्यमंत्री अपना ये छठा बजट पेश करने वाली है। और अंतरिम बजट की बात करें तो पहला बजट वो पेश करेंगी, क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो 2019 की बात है जब पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था। और उस समय की अगर बात करें तो कई सारी सौगात लोगों को मिली थी, कई बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी। और बात करें अगर इस वित्तीय वर्ष की, यानी कि इस बार के अंतरिम बजट की बात करें तो इसमें भी कई बड़े ऐलान होने की संभावना बताई जा रही है। बड़े ऐलान नहीं होंगे, कुछ ऐसे ऐलान होंगे जो जनता के हित में हो सकते हैं, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे बच्चों की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें। और सबसे बड़ी जो बात निकल करके सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि किसानों को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, यानी किसान सम्मान निधि की जो राशि है उसको बढ़ाया जा सकता है। सोनिया जी बिल्कुल, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। ये मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी और अंतरिम बजट होगा। उम्मीद है कि इसमें युवा, महिला, किसान के लिए अहम घोषणाएं हो सकती हैं। वहीं बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंत्रालय
पहुंचने वाली हैं और यहां पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से पहले ही वो पहुंच गए हैं। और बता दें कि सबसे पहले बजट बनाने वाली टीम से मिलेंगे और उनके साथ फोटो सेशन होगा, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन जाने के लिए निकलेंगे और राष्ट्रपति से बजट 2024-2025 की मंजूरी ली जाएगी। बिल्कुल, और अंतरिम बजट से आपको बता दें कि वर्तमान सरकार को नई सरकार के आने और पूर्ण बजट पेश होने तक देश को चलाने के लिए पैसा मिलता है। और इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद तो नहीं बताई जा रही, लेकिन कुछ ऐसी घोषणाएं जरूर हो सकती हैं जो देश के किसानों, युवाओं, महिलाओं को फायदा पहुंचा सकती है। चाहे किसान निधि की हम बात करें, चाहे उज्ज्वला गैस सिलेंडर की बात करें, या तमाम सारी जो और योजनाएं हैं, उससे जनता को चुनावी लिहाज से भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और बात करें अगर अन्य घोषणाओं की, तो कई सारी ऐसी 3 बड़ी घोषणाएं बताई जा रही हैं, जिसमें किसान सम्मान निधि शामिल है और टैक्स लिमिट में छूट देने की बात कही जा रही है। क्योंकि इससे पहले की अगर हम बात करें 2019 के अंतरिम बजट की, तो उस समय भी ऐसा हुआ था कि टैक्स में छूट दी गई थी। यानी कि उस समय ये बात हुई थी 2.5 लाख रुपए तक की जो लोगों के अकाउंट में पैसा होता है उसमें छूट दी गई थी, और 5 लाख उसको किया गया था। यानी 5 लाख तक के अकाउंट में अगर आपका पैसा है तो उसमें कोई टैक्स नहीं कटेगा। इस तरह की घोषणाएं 2019 के अंतरिम बजट में हुई थी। तो इस बार भी थोड़ा सा लोग उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि हो सकता है टैक्स में उन्हें किसी तरीके की छूट मिल सके। जी बिल्कुल, पश्चिमी यूपी के किसान गन्ने के कम समर्थन मूल्य से परेशान हैं। किसानों का कहना है कि गन्ने का समर्थन मूल्य 425 से लेकर 450 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए, खाद की कीमतें कम की जाए या बोरियों का वजन 40 से 45 किलो किया जाए। और कई किसानों ने कहा कि किसान समृद्धि योजना का फायदा मिलने वाले किसानों की संख्या कम हुई है क्योंकि सरकार ने बजट कम किया है। वहीं बता दें कि कई किसानों ने सरकार की योजनाओं की तारीफ की, लेकिन सरकार से किसानों की ओर से ध्यान देने का आग्रह किया। वहीं एमएसपी किसानों के लिए बेहद ही आज बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल सही बात है। और एक जो बात आज निकल करके आ रही है सोनिया सामने, कि आज का जो अंतरिम बजट है उसमें एक और बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको आयुष्मान योजना के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि बीमा कवर की जो राशि है, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, बीमा कवर की जो राशि है उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक किया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी क्योंकि कुछ ही घंटे शेष है, कुछ घंटों बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे और उसके बाद से सारी चीजों से पर्दा उठ जाएगा कि कितनी सौगात मिलने वाली है, कितनी राहत भरा, कितना राहत भरा ये पूरा सेशन रहने वाला है और क्या कुछ सौगात जनता को मिलने वाली है। लेकिन अगर कयासों की बात करें या अनुमान की बात करें, जितने भी अर्थशास्त्री हैं, जो एक्सपर्ट अभी तक का अंदाजा लगा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आयुष्मान योजना में कहीं ना कहीं हो सकता है बड़ी छूट देते हुए जो बीमा राशि है, जो अभी 5 लाख के आसपास है, उसको 10 लाख किया जा सकता है। जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद के संयुक्त सत्र में अंतरिम बजट 2024-2025 पेश करेंगी। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक सीतारमण का भाषण मोटे तौर पर बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार को बढ़ावा देने की संभावित रणनीतियों पर केंद्रित होगा। हालांकि मध्य वर्ग बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए टैक्स संबंधी कुछ घोषणाओं की उम्मीद कर रहा है, लेकिन ऐसी उम्मीद पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि सरकार का ध्यान राजकोषीय घाटे को कम करने पर है। क्योंकि अंतरिम बजट लोकसभा चुनाव से पहले है, ऐसे में सरकार अपनी जीत की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ा सकती है। बिल्कुल, और यही उम्मीदें पूरे देश की जनता जो है वो लगा करके बैठी है सरकार से कि भले ही ये अंतरिम बजट हो, लेकिन इसमें कई सारी राहत ऐसी होती है जो जनता को कई बार देखने को मिलती। चाहे पिछले बार की बात करें, चाहे इस बार की बात करें, अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि 2 महीने के लिए जो बजट सरकार तैयार करके लाई है, क्योंकि जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद से जो भी सरकार रिपीट होगी वो जुलाई या फिर अगस्त की बात करें तो तब वो पूरा बजट लेकर के आएगी। लेकिन अंतरिम बजट की बात करें तो 2 या 3 महीने के आंकड़े के हिसाब से बजट तैयार होता है, जिसमें देखने वाली बात ये होगी क्या कुछ जनता को राहत मिलती है। और बात अगर विपक्ष की करें तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयार है आज सदन में जो है मुद्दों को लेकर के, अपनी अपनी मांगों को लेकर के, मुद्दों को लेकर के कि क्या कुछ कैसा बजट होना चाहिए, क्या सरकार ने पिछले साल में किया, उसको लेकर के कई सारे सवाल भी खड़े कर सकता है। क्योंकि आसार लगाए जा रहे हैं सोनिया की जो आज का सदन होगा वो काफी हंगामेदार होगा। तो
तो इस अंतरिम बजट को लेकर के लगातार चर्चा बनी रहेगी। इसके लिए तमाम सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित चौहान सीए बतौर इको एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिषपाल जिंदल जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रवीण आहूजा संवाददाता पलवल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल शिषपाल जिंदल जी आपसे करना चाहूंगी। कुछ ही देर में बजट पेश हो जाएगा अंतरिम, और जनता कई सारी उम्मीदें लगा करके बैठी है। क्या लगता है कितना खरा ये जनता की उम्मीदों पे उतरने वाला बजट होगा? उम्मीदें मत कहो, विश्वास कहो। जनता को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, जब से उसने सत्ता संभाली है तब से लेकर देश का नाश कर दिया है। आप देख लीजिए, हमारा हर दिन, हर सप्ताह, हर माह और हर साल, हर चुनाव केवल और केवल लोगों की भलाई के लिए है। किसी भी बजट को आप देख लीजिए, लोगों को विश्वास है, देश प्रदेश के मतदाताओं को विश्वास है कि मोदी जी का जो बजट आज पेश होने वाला है वो वास्तव में ही वो बजट है जिन पर लोगों की भावनाएं खरी उतरती है। उस प्रकार का हम बजट पेश करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दूसरा, अगर आप को मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलूं, आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। मोदी जी का उद्देश्य क्या था? हमने लगभग 700 वंदे भारत ट्रेनें चलाने का हमारा संकल्प है, और आज आप देखोगे देश के अंदर लगभग 250-300 वंदे भारत ट्रेनें रेल पटरियों पर दौड़ रही हैं। जो 70 साल पुराना अंग्रेजों के समय का ढांचा था, उसको मोदी जी ने तब्दील किया है। और भारत की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो आज हम अर्थव्यवस्था वर्ल्ड बैंक के अनुसार भी हमारी 6.77 है, जो लगभग सबसे ऊपर है। कोविड का समय याद कर लीजिए, हमने हर भारतीय को खाना दिया, किसी को भी भूखा नहीं मरने दिया। और हमारे पड़ोसी जो पाकिस्तान है, आप देख लीजिए, वहां पे बेरोजगारी दर लगभग 30 से 40% है। लोग भूखे मर रहे हैं जी। एक ही चिंता है मोदी जी को कि मेरा भारतवासी किस प्रकार से सुख शांति से मेरे देश में रह सके और मेरे देश का जो नाम है वो विश्व में वास्तव में विश्व गुरु की ओर अग्रसर रहे, और जल्द ही हम इसका रूप धारण करें। जी ज्योति। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त पलवल से, जहां से हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण आहूजा जी, सीतारमण अंतरिम बजट ये पेश करेंगी, बजट में क्या क्या खास मिलेगा, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल सही कही है। बजट को लेकर आज पूरे देश में चर्चा का माहौल बना हुआ है। वहीं जो वित्त मंत्री जो सीतारमण है, वो आज छठी बार अपना बजट पेश करने जा रही है। कहीं ना कहीं इसको चुनाव से जोड़ के जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी तमाम पार्टी अपनी शुरू कर चुकी हैं। तमाम रैलियां पूरे भारत में चल रही हैं। तमाम पार्टी अपने पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दे रही है तो लोगों से कैसे जोड़ा जाए, तो उसमें भाजपा और अन्य पार्टियां भी कहीं पीछे नहीं है। तो इसको देख के अगर हम जोड़ते हैं कि किसान जो सम्मान निधि योजना है, उसको लेकर कहीं ना कहीं इसमें किसानों के हित में सरकार कहने के बजट जरूर पेश करेगी। खास करके नारी शक्ति वंदन को लेकर भी उसको भी बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जिसको लेकर अभी हाल ही में नारी शक्ति वंदन को जो विधेयक पास हुआ, उसको लेकर भी पूरी तरह से सरकार कहने का ध्यान देती नजर आएगी। साथ में साथ जो युवा हैं, युवाओं से सरकार को काफी उम्मीद होती है कि युवाओं का वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक देखा जा सकता है, तो उसको लेकर सरकार कहीं चुप नहीं करेगी। सरकार चाहेगी कहीं ना कोई ऐसी चीज पेश करे जो तमाम इन तीनों चीजों को जोड़कर देखा जा सके। वहीं हाल ही में राम मंदिर को लेकर लोगों में आस्था बढ़ी है, लोगों में विश्वास बढ़ा, तो उसको लेकर भी कहीं सरकार इस मामले को भुनाने का प्रयास करेगी। जो विपक्ष दल के नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं आज अपनी उपस्थिति, गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराएंगे कि कहीं इसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए, जिसको लेकर वो भी क्लैरिटी कम है, अपनी बात पूरी रखेंगे। और कहीं ना कहीं वो भी चाहेंगे सरकार के ऐसे मुद्दे ना रखे, लेकिन वो कहीं ना कहीं शोर भी कर सकते हैं कि सरकार ऐसे मुद्दे पेश ना करे, ऐसी जो लोगों को लुभावने, चुनावी माहौल को देखते लुभावनी मुद्दे ना हो। तो इसको लेकर विपक्ष भी कहीं अपनी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो जिसे कहते हैं कि आज बजट पेश होने जा रहा है, तो बजट में कहीं ना कहीं इन तीनों चीजों में तो कहीं ना कहीं राहत मिलती जरूर नजर आएगी। कुछ नया या कुछ बढ़कर या कुछ हटकर किया जा सकता है, जिसकी आम लोग कल्पना नहीं कर।
बिल्कुल प्रवीण, जाएगा। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात जी। ठीक है प्रवीण, बने रहिएगा, तमाम सारे मुद्दों पर और भी आपसे जानकारी लेंगे और साथ ही कोशिश करें कि आसपास अगर आम लोग हो तो उनसे भी बात करें कि किस तरीके से वो इस बजट से उम्मीद रखते हैं। फिर दोबारा जुड़ेंगे आपसे। हमारे साथ मोहित चौहान, सीए बतौर इको एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहूंगी मोहित जी, जिस तरीके से 2019 की अगर बात करें तो टैक्स को लेकर के एक बड़ी छूट सरकार ने दी थी। अगर इस बार के अंतरिम बजट की बात करें तो क्या कुछ उम्मीदें लग रही हैं, क्या कुछ अनुमान आप लगा सकते हैं? क्या हो रहा है? मोहित जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मोहित जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है मोहित जी, आपसे दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। अब नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो रहा है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मोहित जी की आवाज सही करेंगे। जिंदल जी, वापस आप ही पे आना चाहूंगी। जिस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार मुद्दों पर घेरता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि सरकार के जो बजट होते हैं वो बस पेश करने की बात होती है, जो धरातल पर उतारने की जब बात आती है तो वो सरकार नहीं करती है। ऐसे में विपक्ष को क्या जवाब देंगे? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ज्योति जी, विपक्ष ने लगभग 10 ज्योति साल जी, के क्या आप मुझे कार्यकाल सुन पा में रहे हैं? जब मोदी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। इसके बाद आपके पास आऊंगी। सराहना जिंदल जी की। का एक बार जवाब सुन लेते हैं। लगभग आप कई प्रवक्ता होंगे वो। 10 सालों से जब से हमारी सरकार केंद्र में है या प्रदेश में है, सर मेरी आप आवाज कभी में बोलना इतिहास चाह रही हूँ, मैं उठाकर देख हाथ लीजिए उठा रही हूँ, लेकिन कि मेरी इन्होंने हमारी तारीफ बोलने का कब मौका की? नहीं आया मेरा अभी। हमने इतने कार्य किए हैं जिसकी अगर आप किताब लिखने बैठ जाओ पता नहीं कितनी किताबें भर जाएंगी ज्योति जी। आज यूपी, हम तथ्यों पे बात करते हैं। सुनिए कमल जी, ऐसे सर हिलाने से कुछ नहीं बनता। हम तथ्यों पे बात करते हैं। आज यूपीआई को देख लीजिए, विश्व के अंदर भारत नंबर 1 है। ये तथ्य बोलते हैं, ये हम नहीं बोलते। प्रति सेकंड लगभग 2 लाख, लगभग कमल जी ध्यान से सुनिए मेरी बात, हर सेकंड 2 लाख लोगों की ट्रांजैक्शन होती है यूपीआई के माध्यम से। ये एक रिकॉर्ड नहीं तो और क्या है। पूरे विश्व के अंदर भारत इस मामले के अंदर नंबर 1 है। जो भारत बाहरी देशों से हथियार, दूसरे सामान खरीदता था, हाँ आज जी, उसमें अब भी हम नंबर 1 आ चुके किससे हैं। कनेक्ट करेंगे जो आप? इजराइल हथियारों के मामले में नंबर 1 था, जिनकी हथियार पॉलिसी हेलो? पूरे विश्व के अंदर डंका बजता था, जिनका आज उस हेलो? इजराइल को भारत अपने हथियार बेचता है। आपको ज्ञान है इस बात का? सूखी आलोचना करने से कुछ नहीं रखता, झूठ परोसने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आज डिजिटल इंडिया का जमाना है। आपको लोग समझना जान चुके चाहिए। हैं। ठीक है जिंदल जी। एक सेकंड में कंप्यूटर से, मोबाइल से हमारे किसी भी तथ्य को निकाल सकते हैं। ठीक है जिंदल जी, जो आप लगातार झूठ आपसे परोसना चर्चा चाहते करेंगे। हो और 10 सालों से झूठ परोस रहे हो, जो भारत का मतदाता है वो उसको पहचान चुका है। आप लोगों की बहकाई में आने वाला नहीं है। अरे यार। बहुत जल्द आप देखोगे 2027 तक। बिल्कुल ठीक है जिंदल जी, तमाम सारे मेहमानों से फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि अंतरिम बजट को पेश होने में ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय है। और ऐसे में जनता जो है लगातार उम्मीद लगाए बैठी है कि क्या कुछ ऐलान, क्या कुछ घोषणाएं उनके लिए हो सकती हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी अर्थशास्त्री हैं, वो लगातार ये कयास लगा रहे हैं कि 2-3 बड़े ऐसे फैसले हो सकते हैं जो जनता के हित में आ सकते हैं। चाहे किसान सम्मान निधि की बात करें, चाहे बात करें आयुष्मान योजना की, या फिर टैक्स को लेकर के, क्योंकि टैक्स को लेकर के राहत भरी निगाहों से कहीं ना कहीं जनता जो है वो सरकार की तरफ देख रही है। बात करें अगर पिछले वित्तीय बजट की, यानी पिछले अंतरिम बजट की जो 2019 में पेश हुआ था, जो वित्त मंत्री, तात्कालिक वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी ने पेश किया था, उस समय देखा जाए तो एक बड़ी छूट टैक्स के विषय में जनता को दी गई थी। और बात करें अगर आपकी, तो जनता को लग रहा है कि कहीं ना कहीं टैक्स में एक बड़ी छूट भी मिल सकती है। उम्मीद जनता लगाई बैठी है और एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि हो सकता है जो छूट है उस छूट को बढ़ा दिया जाए। 5 लाख की जो छूट है उसको 7 लाख कर दिया जाए, और आयुष्मान बीमा योजना की जो बात की जा रही है उसकी राशि भी बढ़ा दी जाए। हो सकता है 5 से 10 लाख उसको कर दिया जाए। और किसान सम्मान निधि की अगर बात करें तो उस किस्त को 8,000 करने तक का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी, ज्यादा समय अब नहीं बचा है, 1 से 1.5 घंटा बचा है, जिसके बाद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस अंतरिम बजट को पेश करेंगी और तब जो है तमाम सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी। जी बिल्कुल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करेंगी और ये उनका छठा
बजट और पहला अंतरिम बजट होगा। बता दें कि इस बजट में कई बड़े ऐलान होना संभव है। टैक्स छूट से लेकर किसानों और महिलाओं के लिए भी इस बजट में ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ ही कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद है और साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस बजट के दौरान ही 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा किया जाता है तो 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तमाम सारी उम्मीदें जो है वो लगा करके बैठी है जनता। तो इसी के साथ ही मेहमान हमारे लगातार बने हुए हैं। मोहित चौहान सीए बतौर जो है इको एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, अर्थशास्त्री जितने भी हैं वो लगातार कयास लगा रहे हैं कि बड़ी घोषणाएं हो सकता है जनता के लिहाज में हो सके, भले ही 2 या 3 महीने के लिए ही सही, लेकिन एक बड़ी बात कही जा रही है, टैक्स को लेकर के छूट मिलने की राहत जो है वो जनता को मिल सकती है। क्या कुछ कहना है आपका? क्या आपके आंकड़े बताते हैं? देखिए ज्योति जी, जब जब सरकार अपना अंतरिम बजट संसद के पटल पर पेश करती है तो उसके सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी वर्गों को खुश रखते हुए सरकार अपना बजट बनाती है और कोशिश करते हैं कि एक बजट जो अंतरिम बजट हो उसमें हालांकि बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं नहीं हो सकती, क्योंकि 4 महीने के कार्यकाल के लिए सरकार अपना बजट आगे के विजन को रखते हुए पेश करती है। परंतु फिर भी सरकार की कोशिश होती है कि वो आने वाला बजट जो हो वो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बनाए और संसद के पटल पर पेश करे। ये सच बात है कि 2019 में जब माननीय पीयूष गोयल जी जो वित्त मंत्री थे उस टाइम पे कार्यकाल में, उन्होंने सरकार के लिए 3 बड़ी घोषणाएं हर वर्ग को नियंत्रित करने के लिए, लुभाने के लिए की थी। जिसमें पहली थी कि स्लैब लिमिट, जो टैक्स का स्लैब लिमिट है जो 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया था। एक पीएम कृषि योजना आई थी ताकि किसानों को लुभाया जा सके, क्योंकि जो किसान वर्ग है, जो कृषि क्षेत्र है, वो भारत के सबसे बड़ा एक मेजर जो उसको कह सकते हैं 77% के लगभग वो वोट बैंक के रूप में सरकार उसको देखती है। तो कहीं ना कहीं पीएम कृषि योजना का अनाउंसमेंट किया गया पिछले बजट में। और तीसरा एक पीएम श्रमदान योजना की गई थी जिसमें लगभग 50 करोड़ युवाओं को बेरोजगारी से रोजगार की तरफ ले जाने का सरकार का मकसद था। तो अगर आप कल का अभिभाषण देखें जो राष्ट्रपति जी द्वारा संसद के पटल पर रखा गया था, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, ज्ञान। जी, ज्ञान में जी का मतलब है हमारे लिए यहाँ पर देखा जाए यूथ का, अन्नदाता और नारी और युवा शक्ति जो भी है। तो इन चारों लोगों को, चारों सेक्टर्स को लुभाने के लिए सरकार अपने लिए शायद जो आज का बजट हो वो एक महत्वपूर्ण बजट हो सकता है आने वाले चुनाव को देखते हुए भी। और दूसरी बात, सरकार, मैं ये कह सकता हूँ तो दो सरकार के 2 रिजाइम है, उसमें ओल्ड रिजाइम जो है उसमें पिछली बार सरकार ने कोई महत्वपूर्ण चीजें नहीं करी थी, चेंज नहीं करे थे, जैसा था वैसा ही उसको छोड़ दिया था। तो हो सकता है शायद उसको इस बार नौकरी पेशे वालों के लिए, व्यापार वर्गों के लिए और मध्यम वर्गों के लिए कहीं ना कहीं वो जो ओल्ड रिजाइम है उसमें टैक्स के स्लैब लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। जो एटीसी की डिडक्शन 1.5 लाख रुपए बहुत सालों से, पिछले 3 सालों से चलती हुई आ रही है, हो सकता है वो 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए का एटीसी का डिडक्शन कर दिया जाए। जो नौकरी पेशे वाले हैं उनकी सबसे बड़ी मांग रही है कि 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उस 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो नौकरी पेशे वाले लोग जो इसमें आते हैं उनको एक लुभावित तरीके से चुनाव के मद्देनजर देखा जा सकता है। तो वो 50,000 से बढ़ाकर कहीं ना कहीं शायद 75,000 या 1 लाख मुश्किल है, 75,000 में मैं मान सकता हूँ कि शायद 75,000 कर दिया जाए। ये देखने वाली बात होगी क्योंकि कम ही समय रह गया है मोहित जी, ऐसे में अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और हमारे साथ कमल हांडा, प्रवक्ता कांग्रेस बनी हुई है। कमल हांडा जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं और आपसे पूछना चाहेंगे विपक्ष की क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर के? ज्योति जी, आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, जनता को भी सादर नमन। वो झूठ बोलते हैं इतने सलीके से, वो झूठ बोलते हैं इतने सलीके से कि भोली भाली जनता एतबार न करे तो क्या करें। कल मैं एक चैनल पर सुन रही थी कि प्रधानमंत्री ने 2 शब्दों पर वो फोकस किया है, ज्ञान पर फोकस और 24 के लिए चौकस। 24 के लिए चौकस तो हमने वो अनिल मसीह ने क्या करतूत की जो हाईकोर्ट में भी चली गई, सामने ही उन्होंने वोटों का कैसे उन्होंने वो फटाफट फाड़ के लपक के ले लिया और फटाफट बंदे को बिठा दिया सोनकर को कि जी ये हमारा वो है। ये इनकी ईमानदार सरकार है, ये मैं बताना चाहती हूँ मैं। और ये जो बताते हैं जनता विश्वास करती है।
तो जनता इन पर कोई विश्वास नहीं करती, हमें बजट से भी कोई उम्मीदें नहीं है। आप पुरानी चीजें देख लीजिए, 2 करोड़ नौकरी का, अब तक 19-20 करोड़ लोगों को तो नौकरी मिल जानी चाहिए थी जो नहीं मिली। 15 लाख सबके खाते में आने थे, वो नहीं आए। किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई, उनका कर्जा दुगना हो गया। बाकी खाद बीज और खेती के दूसरे उपकरण, उन सब पर कितना 3-3 गुना उनके ऊपर बोझ पड़ गया, उन पर, किसानों पर। आप, और दूसरी बात आपको याद दिला दूं शिषपाल जी कि आपके जो हरियाणा के आका है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा उन्होंने केंद्र में सरेंडर किया जो खेती बाड़ी के लिए था। और आप चैनल पर बैठकर झूठे बड़े बड़े दावे ठोकते हैं कि जी हमने राहत दे दी, पोर्टल से ये कर दिया, पोर्टल से वो कर दिया। आपने तो जनता के लिए परेशानियां खड़ी कर दी हैं। आपने ट्रेन की बात की, वंदे भारत की, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आज से कई साल पहले कांग्रेस ने ही पैलेस ऑन व्हील चलाया था, अगर आपको पता हो तो। 5,000 में उस वक्त पे, अब तो खैर महंगाई बहुत बढ़ गई है, 5,000 में पूरा आपको उसमें खाना पीना सब इंक्लूड होता था और उसमें आपको पूरा राजस्थान घुमाया जाता था। आपकी वंदे भारत कितनी कॉस्टली है और शॉर्ट चलती भी दिन के टाइम पे है। और एक बात और बताना चाहूंगी कि जिस ट्रेन की आप कर रहे हैं ना, बहुत ठोक रहे हैं, जिसकी आप शान आप बढ़ाना चाहते हैं, जो कि झूठी है, कि भैंस टकराई तो ट्रेन में डेंट पड़ गया। कमाल है ना। अब आई बात नारी शक्ति की, वंदन की, वो भी मैं बता दूं, मैं प्राण प्रतिष्ठा हुई राम मंदिर की तो द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। दूसरी बात, संसद का उद्घाटन हुआ तो नहीं बुलाया गया। मणिपुर के बारे में कोई नहीं बोला। संसद जब चाहता था चर्चा हो, जो जल रही है, जो वहां पर बहनों और बेटियों के साथ जो न्याय हो रहा है, जिनको नग्न परेड कराई जा रही है, उसके बारे में ठीक है हांडा जी, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है हांडा जी, ये बताइए ना। मैं बहुत देर से सुन रही थी, मैं 10 सेकंड दीजिए मुझे। और ठीक, और ये कहते हैं, इनके प्रधानमंत्री कहते हैं 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। इनको याद दिला दूं मैं कि 2014 में हमारे देश की जो इकोनॉमी थी, चुप रहिए जरा, 6.7 ट्रिलियन थी हमारी इकोनॉमी। वो है ना कि जैसी मानसिकता वैसे ही बोल, तो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, यानी वैसे भी आपने घटाई दिया। अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई है, जीडीपी कहाँ चली गई है, आपसे कोई उम्मीद नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी आग्रह करूंगी कि आपके इन मीठे मीठे बोलों पर ना आए, आपके झांसे में ना आए। अब जनता, मैं हरियाणा की जनता, क्या पूरे देश की जनता से मैं आह्वान करती हूँ मैं कि आपके झूठे बोलों में, झूठे वायदों में कोई ना आए जो आपने किए। और आपने कैसे पिटवाया लोगों को। हरियाणा में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जिसको आपने ठगा नहीं, पीटा नहीं। किसानों के लिए कानूनी का गारंटी की, एमएसपी की बात करते थे आप, बात करते थे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की, वो नहीं किया आपने। बल्कि परेशानियां बढ़ाई आपने जनता की। तो इसलिए आपसे कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, उद्योगपतियों को जरूर उम्मीद होगी, क्योंकि सुना था 3 स्टेट के इलेक्शन जीतने के बाद 25 अरब का मुनाफा उसको हो गया, अडानी को, और 12 अरब का मुनाफा हो गया अंबानी को। आम जनता कहाँ जाएगी। 90% लोगों के पास आपको, मैं अगर आपने उनको भिखारी बना दिया 90% लोगों को 5 करोड़ राशन देकर। और एक चीज कहना चाहूंगी कि 1% लोगों के पास हमारे देश की 90% जो है संपत्ति है। ऐसा क्यों है, इतना क्यों फर्क पड़ गया, इतनी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी क्यों हो गई, इसका जवाब दीजिए। कुछ नहीं करने वाले की आप मुझसे लिखवा लीजिए। अपराध ही अपराध बढ़ा है, नफरत बढ़ाई है आप लोगों ने, दंगे कराए हैं। हरियाणा में 4 दंगे हुए हैं आपके होते हुए, ठीक है। तो हमें नहीं है। और मैं ये जनता से भी कहूंगी कि इनके झूठे झांसे में ना आए। और निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री बनी बैठी है, उनके पति इकोनॉमिस्ट हैं, मैडम जरा 2 सेकंड और दीजिए। उनके पति इकोनॉमिस्ट हैं जो अपनी पत्नी से नाराज है। दोबारा लौटेंगे। देखिए हांडा जी, बहुत समय आज हमारे पास, बहुत समय, आज दिन भर इसी पे चर्चा होगी, दोबारा आप पर लौटेंगे। जी बिल्कुल, बीजेपी प्रवक्ता शिषपाल जिंदल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिषपाल जिंदल जी, क्या नई टैक्स व्यवस्था में और क्या नए सुधार देखने को मिलेंगे? देखिए सोनिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता बहन कमल के माथे पे स्किन पड़े हुए, आप देखो इनके ध्यान से, जब चिंता हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर मोदी जी ने इतने बढ़िया कार्य है देश हित में नहीं किए होते, क्या उनको दूसरे कार्यकाल के लिए चुना जाता? आपके माथे पे स्किन इसलिए है कमल जी, क्योंकि तीसरी बार फिर लोगों ने मन बना चुका है कि मोदी जी आ चुके हैं, आने वाले नहीं आ चुके हैं। मैं ये शब्द यूज करूंगा। रही बात दूसरी, हम बजट पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा, प्लीज थोड़ा सा काम करिए कमल जी। कोई उम्मीदें ही नहीं है बजट से। अब बजट पे थोड़ा बात कर लेते हैं। थोड़ा आप थोड़ा ये देखिए, जो हमारा उद्देश्य है नारी शक्ति को ऊपर उठाना, नारी शक्ति के बारे में हमारा चिंतन करना। जो नारी
धुएं के अंदर पूरा दिन परेशान रहती थी। क्या उन घरों में हमने गैस सिलेंडर नहीं भिजवाए? कमल जी, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के आज तो ईमानदारी से बोल दीजिए। नहीं बोलोगे, मेरे को उम्मीद है नहीं बोलोगे। जो माता बहनें खुले आम सोच जाया करती थी, क्या उनके लिए हमने शौचालयों का निर्माण नहीं किया? आप नहीं बोलोगे। जिन लोगों के ऊपर घरों सर के ऊपर छत नहीं थी, क्या उन लोगों को हमने आवास नहीं दिए? नहीं बोलोगे। जिन घरों के अंदर जल की व्यवस्था नहीं थी, क्या उनको हमने जल का इंतजाम नहीं किया? नहीं बोलोगे। जो लोग भूख से मर जाते थे, क्या हमने उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं की? आप नहीं बोलोगे। जो लोग बीमारी से मर जाते थे इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में, क्या उनके लिए हमने इलाज की व्यवस्था नहीं की? नहीं बोलोगे। कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ आलोचना करोगे। अरे कमल जी, पूरा देश आपको देख रहा है, हरियाणा देख रहा है। इतनी तो फेंकिए जो थोड़ा बहुत गले उतर जाए। आपने जो शब्दकोश है उनमें कम से कम आपके शब्दकोश में तारीफ नाम का कोई शब्द ही नहीं है। एक भी आपने 10 साल के अंदर कभी भी आपने एक भी तारीफ का शब्द प्रयोग नहीं किया। ठीक, आज झूठ परोसने का समय जा चुका है। ठीक है जिंदल जी, वापस लौटेंगे आपके पास। कमल जी से पूछ ही लेते हैं, एक बार बुलवा ही लेते, तारीफ करवा ही लेते हैं। कमल जी, आपने सुना शिषपाल जिंदल जी को किस तरीके से उन्होंने कहा कि आपने इन 10 सालों में एक बार भी तारीफ के शब्द नहीं निकाले, और आप बजट को लेकर के जिस तरीके से कह रही है कि कोई उम्मीदें ही नहीं है, तो कैसा बजट आप चाहते हैं? ऐसा है मैडम, एमएसपी की कानूनी गारंटी दें किसानों के लिए। इन्होंने 3 काले कानून लाए किस लिए थे? मुझे इस बात का जवाब दें शिषपाल जी। उज्ज्वला योजना की जिसकी ये बात करते हैं, मैं बता दूं उनको आंकड़ा, पूरा आंकड़े के साथ बात करें। आप कहते हैं जवाब नहीं दूंगी, मुंह तोड़ जवाब दूंगी मैं। 11 करोड़ लोगों को सिलेंडर दिए गए, 4 करोड़ लोगों ने दोबारा भराए, 7 करोड़ लोगों ने उसका कैसे इस्तेमाल किया? सिलेंडर के ऊपर लकड़ी रख के और चूल्हे में रोटी वो बना रही है। आपकी उज्ज्वला योजना का सत्य है। आयुष्मान योजना की भी बात सुन लीजिए, इलाज की बात। गंगा जमुना में तैरती लाशें हमने भी देखी है, आपने भी देखी होंगी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाई। आयुष्मान योजना का भी सुन लीजिए, आपका कार्ड जो बना है झूठ, अपने लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। 7.5 लाख लोगों का नंबर एक ही है, और 99 10 बार, और दूसरा नंबर 1.5 लाख लोगों के नाम पर 8 10 बार, फिर तीसरा नंबर पहला 9 है, बाकी 0 है 9 बार। तो आयुष्मान कार्ड आपका फेल है, बिल्कुल कहीं नहीं जाता। हमारे एरिया के पास ही आयुष्मान केंद्र बंद पड़ा है बुरी तरह से, लोग जाते हैं वहां पर कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आयुष्मान कार्ड लेकर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, प्राइवेट में चले जाइए, वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं पेमेंट नहीं देते हैं, पेमेंट तक नहीं देते हैं। और राम मंदिर की बात आप जो करते हैं, ये मैं आपको 5 किलो अनाज की बात आप करते हैं, जरा सुन लीजिए, अब आप ही सुनिए। 5 किलो अनाज देने की बात करते हैं, आपने 90 करोड़ लोगों को भिखारी बना के रख दिया। हमारे टाइम पे ये जरूरत नहीं पड़ी थी, हमारे टाइम पे जरूरत नहीं पड़ी थी। और कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको आपने ठगा नहीं, जिसको आपने पीटा नहीं? किसानों के लिए काले कानून क्यों लाई आपकी सरकार? अरे आपके आका से तो मुंह बोला ही नहीं जाता, मदद खुद आपके मुहावरा ही नहीं बोला जाता, और 26 अगस्त को वो गौरवशाली दिन बताते हैं। कमाल है ना, आप लोग कितने पढ़े लिखे हैं। मैं तो आज किसानों को जो 12 किस्त जारी कर दी गई है उसके बारे में क्या कहेंगी? दोबारा से बोलिए मैडम, अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए। किसान सम्मान निधि की जो जारी कर दी गई है 12 किस्तें, उसके बारे में क्या कहेंगी? मैडम जी बात सुनिए, 500 रुपए अगर आप महीना किसी को दे रहे हैं, वो भी 4 महीने बाद, तो मुझे आप बताइए 500 रुपए की आजकल वैल्यू क्या है? महंगाई कितनी बढ़ गई है। इन्होंने पढ़ाई का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सब चीज का बुरा हाल कर दिया, देश भेज दिया। और एक सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जवाब नहीं दिया अन्ना जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि कैसा बजट आप चाहते हैं, विपक्ष कैसा हम लोग चाहते हैं। देखिए ये इनके बस की बात नहीं है, पहले तो बात मैं ये बता दूं, इनके बस की बात ही नहीं है। तो आप बता दीजिए ना, हो सकता है वो ध्यान रखें इस बात को। नहीं, इनके बस की बात नहीं है कि ये जनता की भलाई के लिए लाए, क्योंकि ये चंद उद्योगपतियों के लिए ही इनका जो बजट होगा ना, उनको सेंटर्ड होगा। आपको मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, तो विपक्ष एक बार रोड मैप तो बताए कि कैसा बजट चाहती है। नहीं, रोड मैप हम क्यों बताएं? जब सरकार इनकी है तो ये क्यों नहीं अपना काम करते? इनके पास तो बुद्धि भी लोग नहीं है क्या? हम क्यों बताएं? आप कह रही हैं कि बताएं, आपके पास क्या है? नालायक भरे पड़े हैं, नालायक भर पड़े हैं, अनपढ़ भरे पड़े हैं, किसी के पास कोई समझ नहीं है
कि आप खुद सोचें हाँ, कुछ। ठीक है। और मैं एक बात आपने मैडम चलिए, मुझे मान बुलवा लिया दिया मान आपने। लिया विपक्ष में बहुत सारे पढ़े लिखे हैं जो भी हैं, लेकिन आप ये तो बताइए ना कि विपक्ष बजट कैसा चाहता है, क्या आप चाहते हैं जनता को कहाँ लाभ दिया जाए, बजट कौन से हो, सेक्टर में लाभ देखिए दिया जाए? बजट हो जो जनता के कल्याण का हो, महंगाई कम हो, जहाँ पर जीएसटी हटे आपकी एनसीईआरटी की बुक से, निजीकरण कर रहे हैं हर चीज का, जहाँ पर हर चीज बहुत महंगी होती जा रही है, दूध दही अनाज आटा हर चीज का दाम आप देख लीजिए दुगने से तिगुना हो गया है। और ये कहते हैं हम महंगाई हमने कम करी है, हम महंगाई एकदम पे 4% हम लोग और लगाएंगे, मतलब महंगाई भत्ता देंगे हम लोग 10% महंगाई, बल्कि मैं कहूंगी 400-300 गुना महंगाई बढ़ाकर आप 4% उसमें आप महंगाई भत्ता देंगे। कितने शर्म की बात है, आप सोचते बोलते हुए सोचते नहीं है आप। और एक राम मंदिर का भी मुद्दा था इनका, मैं उसका भी एक सत्य आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ। ये किसी के भी सगे नहीं है। मोदी जी की एक वीडियो वायरल है कि हिंदू के भी सगे नहीं है, कि हिंदू तो हमारे लिए फेथ ऑफ आर्टिकल है, ये हमारे लिए चुनाव जीतने के लिए ताश का पत्ता है। देखिएगा ये वीडियो, ढूंढिएगा। और डिग्रियां उनकी अमित जी दिखाते हैं, अमित शाह जी दिखाते हैं, गुजरात की है, और उनकी वीडियो वायरल होती है कि दिल्ली से एक्सटर्नल एग्जाम हाई स्कूल के बाद, बड़े कमाल की बात है भाई, हाई स्कूल के बाद आप सीधे एग्जाम दे सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी +2 कुछ तो किया होगा उसके बाद या नहीं किया। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि इन्होंने जो है किसी का भी इन्होंने भला नहीं किया जी। इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई स्कूल नहीं बनाया। हरियाणा में इन्होंने 5000 स्कूल बंद करने का काम किया है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है, डॉक्टर्स तक आप देखिए आकर धरने पर बैठे हैं, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, सरकारी कर्मचारी। एक चीज और बताना चाहूंगी, सरकारी कर्मचारी से मुझे याद आया जी, राजस्थान में सरकार बनते ही इन्होंने 5000 सरकारी कर्मचारी की नौकरी खत्म कर दी। और जो इनके आका वहां पर बोलकर आए थे 450 का सिलेंडर देंगे, तो मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते, क्योंकि अपनी जेबें भरनी है चुनाव जीतने के लिए। आप कहते हैं आप चुनाव जीतते हैं, आप चुनाव जीतते हैं धोखे से, ईवीएम से। और जो बेंगलोर में जो बीईएल का जो है ना, जो फैक्ट्री है हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वहां पर 3 डायरेक्टर आपके बीजेपी के हैं, आपके मोदी के करीबी हैं, वो तो चिप डालते हैं वो उसे, जिसकी बेईमानी से आप जीतते हैं। ठीक है हरना समझे जी, आप, थोड़ा तमाम भगवान से सारे डरिए। सवाल आपने दागे हैं और आपका जवाब देंगे शिषपाल जिंदल जी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप मेहमान बने रहिएगा। दायित्व, ये हमारा कर्तव्य है और उसी को ध्यान में रखकर हमें उम्मीद है कि उसी को ध्यान में रखकर इस प्रकार का बजट बनाया गया है, जो थोड़ी देर में पेश हो जाएगा। ऐसा नहीं है जैसा कमल जी आरोप लगा रहे हैं। कमल जी देखिए, बजट से पहले इस प्रकार के आरोप लगाना मैं नहीं समझता सही है। अगर आप इस प्रकार के आरोप ही लगा रहे हैं तो देश आपको देख रहा है। देश, इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा ये है कि आपने सिर्फ आलोचना करनी है। आलोचना अब तब करने के पक्षधर हो सकते हो अगर बजट पेश किया गया हो और बजट के अंदर हमने सभी वर्गों का ध्यान नहीं रखा है। अभी तो बजट पेश होना है कमल जी, आप उल्टी दिशा में भटक रहे हो। पहले एक रील फिट कर दिए आपके अंदर, जाइए चैनल पर और बीजेपी के खिलाफ झूठ परोसना शुरू कर दीजिए। ये एक आपके अंदर है और इससे आगे नहीं बढ़ सकते आप। आपकी जो मानसिकता है यही तक सीमित है, इससे आगे नहीं बढ़ सकते आप। नहीं, इसका जवाब मैं दे दूं आपको कि हमें कोई रील नहीं भर के भेजी। मैं नहीं। आप लोगों को बड़े ध्यान से देखती हूँ, मैं सिर्फ आलोचना ध्यान से देखती हूँ, मैं कुछ नहीं है। सामने देखकर पढ़ते हुए पीछे से आपको दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि इनको टिकना नहीं, अगर जरूरत पड़े तो भाग जाओ। सारे सवालों का जवाब, सारे आरोपों का जवाब भी थोड़ी ही देर में मिल कर जाएगा, भी क्योंकि सकते। ज्यादा समय नहीं है बजट पेश होने में, नहीं मात्र 1 घंटा बचा है, तो इस सभी को इंतजार कर लेना चाहिए। दिख जाएगा कि जनता के हित में कौन कौन से फैसले आते हैं, विपक्ष के सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।